नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट अपडेट। मैं राजेंद्र कानूनगो। मेरे साथ आज वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर शिशिर उपाध्याय उपस्थित हैं। उनसे हम नए विषय पर चर्चा करेंगे और ये विषय ये है कि भ्रष्टाचार। राजनीतिक पार्टियों में जो धन आता है वो चंदे के रूप में आता है, तो क्या ये जो चंदा देने वाले लोग हैं ये बड़े धर्मात्मा हैं कि हम आपको चंदा दे रहे हैं या दान दे रहे हैं, उसके बदले में उनकी कोई इच्छा नहीं होती है कि यदि ये राजनीतिक पार्टियां सत्ता में आती हैं तो हमारा किस प्रकार से भला कर सकती हैं या हमें कौन सी सुविधाएं उपलब्ध करा सकती हैं। यदि ये स्थिति बनी रही तो देश में लोकतंत्र का जो स्वरूप बिगड़ता जा रहा है वह कहाँ जाकर के थमेगा, ये एक बड़ा प्रश्न है। मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय से चाहूँगा कि वे इस पर अपनी राय व्यक्त करें। ये क्या है असलियत? जी नमस्कार। बहुत अच्छा विषय है और बहुत ज़रूरत है देश की जनता को इसकी। हम बहुत बातें सुनते हैं, नेताओं की बातें, भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए, और अभी माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं, ना खाने दूंगा, ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजूंगा। तो उस पर सबसे पहला अगर भ्रष्टाचार रोकना है तो सबसे पहले राजनीतिक दलों का भ्रष्टाचार रोकना पड़ेगा। मैं राजनीतिक दलों का भ्रष्टाचार का संदर्भ इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उनको जो चंदा मिलता है, दुनिया में आप कहते हैं पारदर्शिता होना चाहिए, अधिकारी किसी से 1 रुपये ले ले, आम जनता किसी से 1 रुपये ले ले, उसको टैक्स देना पड़ता है। सबसे पहले तो उस चंदे पे टैक्स की व्यवस्था होना चाहिए। दूसरा, सबको पता होना चाहिए कि रामलाल ने किसको कितना चंदा दिया, श्यामलाल ने किसको कितना चंदा दिया, हरिराम ने किसको चंदा कितना दिया। मैं अगर किसी को चंदा देता हूं, मैं किसी को अगर मदद देता हूं पार्टी चलाने के लिए, वो समाज सेवा कर रही है, तो मेरी उससे क्या अपेक्षाएं होती हैं। देखिए, ये कहीं ना कहीं खाने के दांत और दिखाने के दांत अलग अलग हैं। ये राजनीतिक दल के लोग बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन ये सबसे पहले अपने दल में आया हुआ चंदा उनको किसने कितना दिया है और क्या अपेक्षा है, ये पारदर्शिता के साथ बताएं ना। जो लोग 200 करोड़, 500 करोड़, 100 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ इनको डोनेट करते हैं, ऐसे नहीं डोनेट करते हैं। उनकी कोई ना कोई अपेक्षा रहती है, उनकी कोई ना कोई, वो आपने अभी एक शब्द का इस्तेमाल किया कि धर्मात्मा नहीं है वो। तो ये पता तो होना चाहिए कि किनके हाथों देश बिक रहा है, किनके हाथों किसको हम वो हमसे चंदा पार्टी को मिलता है, भुगतना देश की जनता को पड़ता है। मैं छोटे छोटे मामले, हम संचार प्रणाली की बात करें, हम ये निजीकरण की बात करें, बहुत सारी क्षेत्रों को उन्होंने निजी लोगों को दे दिया। ये ऐसे ही नहीं दिया है, उन्होंने पार्टी को चंदा दिया होगा, उन्होंने कहा जाओ ये तुम्हारा, जाओ ये तुम्हारा, और ये उससे कई हजार करोड़ रुपए। छोटी सी बात, एक भोपाल में एक रेलवे स्टेशन बना, उस रेलवे स्टेशन में 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये तक सिर्फ गाड़ी खड़ी करने का वो वसूला जाता है। या दूसरी जगह जो निजीकरण किया जा रहा है, तो निजीकरण ऐसे ही नहीं किया जाता है। भोपाल शहर में नगर निगम के लोग जो वसूली करते हैं, वो वसूली 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये करते थे। आम जनता को उतना टैक्स देना पड़ता था। अब वो निजी हाथों में दे दिया गया। अब वो निजी हाथों में माननीय के जो गुंडे बैठ जाते हैं, और वो गुंडे कहते हैं नहीं 100 रुपये लगेंगे इसके। आम जनता मर रही है क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है। उसने उतना चंदा दूसरी तरफ दे दिया है, इसलिए उसकी आंख बंद कर लेते हैं माननीय बैठे लोग। तो ये कहीं ना कहीं देश में सबसे ज़्यादा अगर भ्रष्टाचार रोकना है तो इस चंदे की जो कुप्रथा है, उस चंदे को सार्वजनिक करने की आवश्यकता है। उस चंदे को जनता को पता तो चले कि किसको किसने कितना दिया। एक आता है कि कांग्रेस को इस बार इतना चंदा कम हुआ, कांग्रेस से लोगों को काम ही नहीं हो पा रहा है, कांग्रेस केंद्र में नहीं है इसलिए नहीं दे रहे हैं उद्योगपति या दूसरे अन्य लोग। जो सत्ताधारी दल है उसको ज़्यादा लुटाते हैं। वो अगर लुटा रहे हैं तो उससे निकाल भी कई हजार गुना रहे हैं। उन लोगों ने कहा, ये टोल टैक्स वाली बात पे आपको बताऊं कि आश्चर्य है। मध्य प्रदेश की बात करें हम, चूंकि मध्य प्रदेश में बैठे हैं, टोल टैक्स को जितने में दिया गया था उन्हें 25 साल के लिए दिया गया था। उन्होंने 5 साल में जितने का टेंडर लिया था उससे कई गुना ज़्यादा पैसा निकाल लिया। और आज जितनी गाड़ियाँ बढ़ी हैं, जितनी वो मिली है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो प्रतिदिन कई करोड़ रुपए एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। जनता ही तो दे रही है ना। सरकार ने अगर उस ठेकेदार को उतना पैसा मिल गया है तो सरकार को टोल टैक्स खत्म कर देना चाहिए। मेंटेनेंस गवर्नमेंट ले ले, जो एक नॉमिनल होता है। लेकिन मैं देखता हूं कि 170 रुपए, 180 रुपए एक कार का टैक्स, टोल टैक्स है।
200 रुपये टोल टैक्स है एक कार का। इतना पैसा लेके वो ठेकेदार कहीं ना कहीं तो चंदा दे रहा है, इसलिए उसको दिया हुआ है। उसके अलावा जो ठेकेदार के साथ साथ टोल टैक्स के अलावा बिजली कंपनियों को हमारी सरकार ने एक तय किया था, उसमें कितनी सच्चाई है नियम मुझे नहीं पता है, कि अगले 25 साल तक तुमसे हम 1 यूनिट भी बिजली खरीदें या नहीं खरीदें, तुमको इतने 1000 करोड़ रुपए देंगे हम। तो ये कहाँ का न्याय है? सरकार के खुद के प्लांट हैं, सरकार, हम बिजली 10 रुपये यूनिट खरीद रहे हैं और जो उद्योगपति है उनको 3 रुपये यूनिट में मिलती है। आम जनता टैक्स दे रही है और वो टैक्स जो दे रहा है उसको 10 रुपये यूनिट मिलता है, जबकि आज भी कास्ट जो है, कास्ट के हिसाब से कुछ % लगा लिया जाए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। तो ये चंदा जो है, जो चंदा देता है वो उसका अनैतिक फायदा उठाता है। इस पर माननीय देश के प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए। वो अगर जैसा मंचों पर भाषण दे रहे हैं, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को बख्शूंगा नहीं, तो ये भ्रष्टाचार का कोई ना कोई बहुत बड़ा खेल है जिसमें चंदा दिया जाता है। और चंदा देने के बाद मैं उसको टोल टैक्स से जोड़ता हूँ, मैं उसको ये कार पार्किंग टैक्स से जोड़ता हूँ, मैं उसको ये बड़ी बड़ी कंपनियों को जिस तरीके से गवर्नमेंट की संस्थाएँ दी जा रही हैं, ठेके पर दी जा रही हैं। गवर्नमेंट क्यों, गवर्नमेंट हट रही है क्या? अगर निजीकरण ही पूरा किया जा रहा है तो गवर्नमेंट कहाँ जाएगी? भाई ये काम गवर्नमेंट के थे ना, जनता को सुविधा। ठेकेदार ने तो पैसा लिया है, वो पैसा आपको दे रहा है, उसके बाद वो जनता जाए भाड़ में, उसे कोई मतलब नहीं है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। क्योंकि वो चंदा दे चुका है बहुत सारा, इसलिए वो जितना चाहे 25 साल तक, वो 1 साल में वो पूरा पैसा वसूल लेता है, 24 साल तक जनता का खून चूसता है। यहाँ पर ये कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि भ्रष्टाचार की परिभाषा अभी तक कोई तय नहीं कर पाया है, क्योंकि जो बड़े राजनीतिक दल हैं वो यदि पैसा ले रहे हैं तो वो भ्रष्टाचार नहीं है, बड़े अधिकारी यदि पैसा खा रहे हैं तो वो भ्रष्टाचार नहीं है, और एक पटवारी या एक शिक्षक या एक ग्राम सेवक ने लिया तो वो खबर बनती है कि 500 रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। इसमें आप क्या कहेंगे इस चीज़? सर, इसको सरकार ही बढ़ावा दे रही है। देखिए, एक आपको एजेंसी सिस्टम आपको बताता हूँ, हमारे देश की जनता को पता होगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, चाहे सफाई कर्मी हो, चाहे एम्प्लॉय दूसरे हों, चाहे क्लरिकल स्टाफ के कर्मी हो, चाहे सिक्योरिटी एजेंसी हो, गवर्नमेंट अपना एम्प्लॉय नहीं रखती है, वो किसी आदमी को एजेंसी को ठेका दे देती है। एजेंसी को ठेका देके वो उस एजेंसी को प्रति व्यक्ति 20,000, 25,000, 15,000 रुपए का भुगतान करती है, और वो उस गार्ड को 6,000 रुपए देता है, वो बाकायदा उससे दस्तखत करवाता है। भ्रष्टाचार कहाँ हो रहा है? क्योंकि वो जिसको ठेका मिला है उसने एक मोटी रकम चंदे के रूप में कहीं दे दी है, और उसको जनता का खून चूसा जा रहा है, वो करोड़पति अरबपति बन जाता है। आज आश्चर्य करेंगे आप, मैंने एक लिस्ट पढ़ी कि पिछले 5 सालों में माननीयों की संपत्ति, किसी की 100 करोड़, किसी की 80 करोड़, किसी की 95 करोड़, ये कैसे बढ़ गई? जनसेवा करते करते संपत्ति कैसे बढ़ जाती है? तो यही जो चंदे का जो आपने सवाल उठाया, और मुझे लगता है माननीय उच्च न्यायालय ने जो कहा है, इस पर गंभीरता से भारत सरकार को निर्णय लेना चाहिए। खूब पैसा कमा लिया आप लोगों ने, अरबों, आपकी कई पीढ़ियां इसमें पल जाएंगी, लेकिन जनता का क्या होगा? क्योंकि जनता आज भी अपने दैनिक जो ज़रूरतें हैं उसके लिए रात दिन संघर्ष कर रही है। हम अभी भी 100 रुपये किलो प्याज खरीद रहे हैं, हम अभी भी बाजार में जाते हैं तो तेल 200 रुपये किलो मिलता है, जबकि सच्चाई ये है कि वो सिर्फ वही जो चंदे वाले हैं, उद्योगपति, उसको कंट्रोल कर लेते हैं। वो मनमानी कीमत लगाते हैं कि दाल हम 200 रुपये किलो से नहीं देंगे, कम खरीदी उन्होंने 50 रुपये किलो है। मुझे खबर है कि शाजापुर जिले से प्याज 2 रुपये और 5 रुपये किलो में खरीद के लाई गई और यहाँ डंप कर ली गई। उन्होंने कहा कोई नहीं बेचेगा, 100 रुपये किलो, 80 रुपये किलो, इससे ज़्यादा कम कोई नहीं बेचेगा। तो ये चंदा ही दिया है, तब तो उनके ऊपर ये मनमानी हो रही है। आज निर्धारित करते हैं उद्योगपति रेट, जबकि सरकार का कंट्रोल होना चाहिए कि सरकार ये पता करे कि कितनी कास्ट है, किसान को कितना मिल रहा है, मजदूर को कितना मिल रहा है। सरकार को कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति और सरकार की जो नीयत है उस पर यहाँ पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। चलते चलते हम एक बात और करना चाहते हैं कि बीजेपी की फायर ब्रांड नेता और पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की उमा भारती, उन्होंने अभी बीच में नाराज़गी व्यक्त करते हुए या अपनी उपेक्षा से क्षुब्ध होकर के वो हिमालय की यात्रा की बात करके वो यहाँ से निकली थी, और अभी किसी ट्रेन से उतरते समय उनका पांव जख्मी हो गया या उसमें चोट लग गई, तो वो वापस यहीं पर
भोपाल में आई हुई हैं और उनका ये कहना है कि मेरा नाम चाहे स्टार प्रचारकों की सूची में हो या नहीं हो, मैं प्रचार करूंगी, मेरे पास तो सूचनाएं आ रही हैं। तो इसको किस रूप में आप ले रहे हैं? क्या उमा भारती को प्रचार करने की इच्छा है और क्या प्रदेश के मुखिया और पार्टी के मुखिया उनको प्रचार करने देंगे? मुझे लगता है सर कि बहुत देर कर दी हुजूर ये स्वीकार करते करते। एक समय था जब देश को उमा भारती की आवश्यकता थी, एक समय था जब वो मास लीडर थी और उनकी एक एक सभा से परिणाम बदला करते थे। मैंने खुद देखा है, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा संसदीय क्षेत्र में सभा होती, उनकी लोकसभा का चुनाव लड़ते थे, उसमें ऊपर मंच पर उमा जी बैठती थी, उनके पैर के पास शिवराज जी बैठते थे और उनकी सभाओं से माहौल बदल जाता था। देश भर में उनकी सभाएं हुआ करती थी। लेकिन इसके लिए दोषी कौन है? इसके लिए दोषी मुझे लगता है पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्रद्धेय उमा भारती साध्वी जी हैं, क्योंकि उनके कुछ निर्णय ऐसे रहे हैं। अभी उन्होंने बहुत सारे अभियान चलाए, लेकिन उनका जिस तरीके से अभियान चलाना और उसके बाद बैकफुट पर आ जाना, ये आज किसी नेता की जो इमेज बनती है उस इमेज से आज उन्होंने अपने आप को दूर कर लिया है, जनता से कट गए हैं और कहीं ना कहीं इसके लिए वो स्वयं दोषी हैं। मुझे लगता है ज़रूरत आज भी है, बुंदेलखंड में उनका प्रभाव है, महाकौशल में उनका प्रभाव है, भोपाल के आसपास उनका प्रभाव है, उत्तर प्रदेश में उनका प्रभाव है, लेकिन उनको जब भारतीय जनता पार्टी नहीं पूछ रही है, उनको स्टार प्रचारक की सूची में नहीं रखा गया है, तो खुद पहले कहना, जैसा उन्होंने कहा कि नहीं कहा ये मैं नहीं कह सकता, खुद कहना कि मेरी ज़रूरत नहीं है, मैं हिमालय चली जाऊंगी, उसके बाद ये कहना कि लोग मुझे बुला रहे हैं और पार्टी को मैंने पत्र लिखा है, पार्टी अध्यक्ष को और मुख्यमंत्री जी को, कि मेरी सभाएं करवाएं, तो ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि उनकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। बहुत ये स्वयं निर्णय नहीं कर पा रही हैं जो उन्होंने किया था इसके पहले। अब उनका खुद का बहुत खास व्यक्ति जो उनके साथ जुड़ा रहा, भारतीय जनशक्ति में भी रहा, भगवान दास सबनानी, वो उनको प्रत्याशी बनाया है। क्यों नहीं भगवान दास सबनानी के लिए मैदान में उतर जाती, क्यों नहीं राहुल के लिए मैदान में उतर जाती? पार्टी कहे या नहीं कहे, आप गली गली घूम के अगर जीत सुनिश्चित करवा देती हो तो आपकी ये स्वीकारिता मानी जाएगी कि आप अभी भी मास लीडर हैं। लेकिन वो जितने समय स्वस्थ रहती हैं उससे ज़्यादा समय तो वो अस्वस्थ रहती हैं। तो ये दोनों साध्वियों की, यहाँ दूसरी साध्वी भी एक भोपाल की सांसद है, हाँ। उनकी भी यदि ये बात करें, अभी वो परिदृश्य से बाहर है, बिल्कुल कहाँ है वो उनका कुछ पता है नहीं, ना तो वो भी स्टार प्रचारकों की सूची में है कि नहीं है, नहीं है, और कहाँ वो विराजमान है वर्तमान में उसका भी नहीं पता। तो ये दोनों साध्वियाँ जो हैं इनके क्या निर्णय हैं, क्या पार्टी इनको किस दृष्टि से देखती है, ये सब समझ से परे है। तो इसी के साथ साथियों ये आज की चर्चा हम समाप्त कर रहे हैं और आपको यदि ये दोनों विषय पर की गई चर्चा पसंद आई हो तो कृपया आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और डॉक्टर शिशिर उपाध्याय का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने समय दिया। धन्यवाद डॉक्टर शिशिर उपाध्याय साहब। और अब मुझे दें आज्ञा। नमस्कार।